ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर हम बड़ा खुलासा करेंगे। इस भगदड़ का रिपोर्ट चरित्र आपको दिखाएंगे। ये रिपोर्ट चरित्र रेलवे की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े करता है। क्या महाकुंभ वाली भगदड़ की तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हादसे में भी मरने वालों की असली संख्या छिपाई जा रही है? दो अलग अलग रिपोर्ट में मौत पर अलग अलग दावे क्यों हैं? ये खबर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। यूपी में आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। सत्र के दौरान महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी आक्रामक है। सत्र में सरकार के लिए नैतिकता का अस्थि कलश कौन लेकर आया है, हम दिखाएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे महाकुंभ की भीड़ को लेकर असली परीक्षा बाकी है। तो भारत की बात की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर हुए सबसे बड़े खुलासे की हम करने जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की 2 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। ये वो रिपोर्ट है जो इस वक्त मेरे हाथों में मौजूद है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वो विभाग है जिसके ऊपर रेलवे संपत्ति के साथ साथ किसी स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। ये बताता है कि इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता कितनी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट ने भगदड़ को लेकर रेलवे की भूमिका पर बड़े सवाल उठा दिए। हम आपके लिए आज इस रिपोर्ट के जरिए भगदड़ के चरित्र का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और इस मामले में रेलवे की तरफ से अगर कहीं कोई भी लापरवाही या कोताही बरती गई है तो उससे पर्दा उठाकर देश के सामने रखें। क्योंकि 15 फरवरी की वो तस्वीरें मैं अब तक भूली नहीं हूं। आज भी उन लोगों की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही है जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया है। क्योंकि 15 फरवरी के हादसे के बाद से मैं लगातार 15 घंटे तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी और इस पूरी भगदड़ के हर पहलू को देश के सामने उजागर करने की कोशिश कर रही थी। आज आरपीएफ की इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर मैं इस हादसे से जुड़ी लापरवाही की परतें खोलने जा रही हूं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद रेलवे पर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ का सच छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्या भगदड़ में मारे गए लोगों का असल आंकड़ा सामने नहीं आया है? क्या इस हादसे में जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या रेलवे विभाग इस मामले में अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? आरपीएफ की इस रिपोर्ट से इन सवालों पर शक गहरा गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ का दर्द देश अभी भूला नहीं है। पत्नी आ गई थी और मेरे आंखों के सामने आंसू भरी इन आंखों के बारे में सोचकर अभी भी देश के लोगों की आंखें नम हैं। मम्मी पापा कोई नहीं है। इस बीच भगदड़ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की यह रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट की एक एक लाइन, एक एक तथ्य पर गौर करने की जरूरत है। यह रिपोर्ट रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट नई दिल्ली के अधिकारी की तरफ से तैयार की गई है। इस रिपोर्ट की चौथी लाइन के आखिरी हिस्से से लेकर 5वीं लाइन की शुरुआत पर नजर डाली। लिखा है, कुंभ मेले के दौरान भीड़ को और दिनों की तरह ठीक ठाक पास करवाया जा रहा था। आगे लिखा है कि गाड़ी संख्या 12560 शिवगंगा को प्लेटफॉर्म 12 से प्रस्थान होने के बाद अचानक से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी, जिससे फुटओवर ब्रिज 2 और 3 चौक हो गए। आरपीएफ की रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी दी गई है। आगे लिखा है कि देखते ही देखते भीड़ बढ़ने से प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर जाम जैसे हालात बन गए थे। हादसे से पहले सामने आए वीडियो में ऐसा दिख भी रहा है। रिपोर्ट पे इसके बाद की लाइनें रेलवे की भूमिका पर सवाल उठा रही है। लिखा है कि मौके पर ही असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर नई दिल्ली स्टेशन फुटओवर ब्रिज 2 पर आए। भीड़ का अंदाजा लेने के बाद स्टेशन डायरेक्टर को और ज्यादा टिकट बेचने से मना किया।
इसके अलावा ज्यादा भीड़ होने की आशंका जताते हुए सावधानी बरतने के लिए कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरपीएफ के मना करने के बावजूद भी स्टेशन टिकट बेचे गए थे, और सवाल ये भी उठता है कि क्या आरपीएफ की बात स्टेशन डायरेक्टर ने नहीं मानी, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरपीएफ और स्टेशन मैनेजमेंट के अधिकारियों के बीच क्या कोई तालमेल नहीं था। इन सारे सवालों के जवाब रेल प्रशासन ही दे सकता है, क्योंकि आरपीएफ के साथ दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी हादसे की एक वजह क्राउड मैनेजमेंट में लापरवाही को बताया गया है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट और आरपीएफ की रिपोर्ट से मृतकों के आंकड़े पर भी सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 18 लोगों की जान गई, जबकि आरपीएफ की रिपोर्ट में 20 लोगों की मौत का दावा किया गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है कि भीड़ प्रबंधन में लापरवाही हुई है। वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए विशेष इंतजाम नहीं थे। हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे जा रहे थे। कृपया ध्यान दीजिए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 18 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि आरपीएफ दिल्ली पोस्ट के जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनका कहना है अपनी रिपोर्ट में कि 20 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है और सही स्थिति क्या है? देखिए, जो दिल्ली पुलिस की स्थिति है वही अस्पतालों जहाँ पर ये सभी मरीज, सभी घायल मृतक पहुँचे थे, वही स्टेटमेंट उनका है और वही स्टेटमेंट रेलवे के डॉक्टर्स का है। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि 18 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी और 15 लोग घायल हुए थे। तो इस हादसे पर सवाल कई हैं जिनका जवाब देश के लिए जानना जरूरी है। रिपोर्ट देखने के बाद ये कहना तो गलत नहीं होगा कि लापरवाही हुई है, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया है। लेकिन अभी आपने आरपीएफ की रिपोर्ट का एक हिस्सा देखा है, बल्कि अभी इस रिपोर्ट के जरिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर एक और नया खुलासा होना बाकी है। वो खुलासा हादसे वाले दिन ट्रेन के गलत अनाउंसमेंट को लेकर है, क्योंकि अनाउंसमेंट को लेकर तरह तरह की अटकलें हैं। इन अटकलों का सच क्या है और ये सच रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठा रहा है। हादसे के बाद से जिस तरह उन्होंने अलग अलग बयान दिए हैं, ये बयान भी कहीं ना कहीं रेलवे की भूमिका को शक के घेरे में ला रहे हैं। ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी और ना ही किसी शेड्यूल डेट का प्लेटफॉर्म बदला गया था। ये सब अफवाहें हैं। 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे। कृपया ध्यान दीजिए, प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आ रही है। ये है नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय। 15 फरवरी की भगदड़ के बाद से ये लगातार मीडिया के कैमरों पर अवतरित हो रहे हैं और हादसे को लेकर अपनी विश्वसनीय जानकारी देश के सामने रख रहे हैं। दर्शकगण एक बार जरा इनके अलग अलग बयानों पर ध्यान दें। 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए। 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर इनका ये कंफ्यूजन देखकर देश कह रहा है, भाई कहना क्या चाहते हो? क्योंकि हादसे के बाद इन्होंने जब एबीपी न्यूज से बातचीत की तो पहले भगदड़ को अफवाह करार दिया, गलत अनाउंसमेंट की वजह से भगदड़ होने की बात को भी नकार दिया। कोई भी रेगुलर ट्रेन, शेड्यूल ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी और ना ही किसी शेड्यूल डेट का प्लेटफॉर्म बदला गया था। ये सब अफवाहें हैं, इन पर ध्यान न दिया जाए। इसके बाद शायद इन्होंने रोते बिलखते लोगों को देखा, दर्द की आवाजें सुनी, एबीपी न्यूज के कैमरे पर उन लोगों को सुना जिन्होंने कहा कि 2-2 बार अनाउंसमेंट होने से भीड़ में कंफ्यूजन पैदा हुआ और भगदड़ मच गई। पहले 3 नंबर बोला, फिर 13 नंबर पे हम लोग भगदड़ के चक्कर में इधर उधर हो गए सारे। इतना व्यवस्था में की पूरा हाहाकार मची थी। कहता कि 12 पाई को भी कहता 14 पाई को भी कहता कि 16 पाई आई तो भागा भगोल ना होई गाड़ी धारे खाती।
इन लोगों की बातें सुनने के बाद शायद सीपीआरओ साहब के ज्ञान वाले प्रकाश पुंज खुले और इन्होंने अनाउंसमेंट से लोगों में कंफ्यूजन की बात मानी। लेकिन यहाँ भी किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, किससे भीड़ किधर भागी, इन सब बातों पर देश को उलझाकर रख दिया। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसका लोग इंतजार कर रहे थे, लगने वाली थी। इस बीच 12 नंबर प्लेटफॉर्म से स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ, तो लोगों की संख्या पहले से ज्यादा थी, तो लोग 14 नंबर से 12 नंबर की तरफ जाने लगे अप्रत्याशित रूप से। इसी में किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ, भगदड़ हुई। अब हादसे को लेकर आरपीएफ की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें अनाउंसमेंट पर साफ साफ जानकारी दी गई है। रिपोर्ट की लाइन नंबर 14 में लिखा है कि करीब 8:45 पर घोषणा हुई कि प्रयागराज को जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी। लेकिन उसके कुछ समय बाद स्टेशन पर दोबारा घोषणा की गई कि कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, जिसके चलते यात्रियों में भगदड़ के हालात बन गए। यानी प्लेटफॉर्म बदलने की 2 बार घोषणा हुई। इसके बाद रिपोर्ट में लिखा है कि अनाउंसमेंट के बाद लोग इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर भागने लगे। इस दौरान यात्रियों के बीच धक्का मुक्की हुई और कुछ यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिरकर घायल हो गए और भगदड़ मच गई। भगदड़ के चश्मदीद रहे एक कुली ने भी एबीपी न्यूज को बताया कि कैसे 2-2 बार अनाउंसमेंट की वजह से ही लोगों की यह हालत हुई। प्लेटफार्म नंबर 12 से स्पेशल ट्रेन प्रयागराज जाने वाली एकदम चेंज कर दिया, 16 नंबर से जाएगी। तो एकदम भगदड़ मची, तो एकदम पब्लिक बच के और एस्केलेटर पे गिर गई, कुछ जीने पे गिर गई। तो सीपीआरओ साहब को हमारी सलाह है कि प्लीज अपने बयानों से देश के सामने पहेली मत बुझाइए, बल्कि देश को वो सच बताइए जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर देश जानना चाहता है। सीपीआरओ साहब को हमारे ये शब्द शायद अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन ये देखने के बाद यही लगता है कि उन्हें इस हादसे की असल हकीकत नहीं पता है। वो भी चश्मदीदों की तरह अलग अलग बातें कर रहे हैं। या हम इसलिए कह रहे हैं कि देश आखिर किस पर यकीन करे, चश्मदीदों पर, सीपीआरओ पर या फिर आरपीएफ की रिपोर्ट पर। रिपोर्ट के मुताबिक तो प्लेटफॉर्म बदलने की 2 बार घोषणा हुई, लेकिन इस हादसे में अपनी 7 साल की बच्चे को खोने वाले ओपिल सिंह का कहना है कि प्लेटफॉर्म बदलने की कोई घोषणा ही नहीं हुई थी। दिल्ली के सागरपुर में रहने वाले ओपिल सिंह पत्नी और 2 बेटियों के साथ प्रयागराज कुंभ में स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन भगदड़ में उनकी बेटी रिया की मौत हो गई। अब अगर इनकी बात को सही माने तो फिर आरपीएफ की रिपोर्ट भी सवालों के कटघरे में। क्या रिपोर्ट तैयार करने के लिए हादसे के पीड़ितों से कोई पूछताछ नहीं की गई? ऐसा क्या हुआ वहां पर स्टेशन में उस समय? जो हम उतर गए थे कि ट्रेन से बहुत भीड़ है कि चलो घर चलते हैं। ऊपर चढ़ने लगे तो अचानक भीड़ खूब ज़्यादा, 5-6 हज़ार आदमी नीचे उतरने लगे, एक से ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ने लगे। आदमी दबते चले गए। मेरी बेटी उसमें लोहे का हुआ है ना, ऊपर लोहे वाला उसमें चढ़ते थे लोग, उसमें टूटा और मेरी बेटी को ये लग गया, टीन पूरे घुस गए कीले। इतने लोग अचानक क्यों आने लगे? क्या कोई प्लेटफॉर्म चेंज का कोई ऐलान हुआ था? नहीं सर, कोई ऐलान नहीं हुआ था। यानी आपके हिसाब से कुछ अफवाह फैल गई कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया और लोग भागने लगे? यस। मुझे बेहद दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस पूरे मामले में सरकारी विभागों के बीच कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस 18 मौत की बात कहती है। आरपीएफ की रिपोर्ट में 20 मौत होने का दावा किया जाता है। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ भी कहते हैं कि 18 मौतें हुई हैं। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या ये विभाग आपस में भी एक दूसरे के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं? अगर इसी कंफ्यूजन के साथ इस भगदड़ की जांच की जाएगी तो फिर सच्चाई सामने कैसे आ पाएगी? अब चिंता इसी बात को लेकर है। अब बात यूपी के बजट सत्र में महाकुंभ पर हुए सियासी संग्राम की कर लेते हैं। यूपी के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। आमतौर पर विधानसभा का बजट सत्र शुरू होता है तो मुख्यमंत्री सबसे पहले मीडिया के सामने आते हैं। आज भी आए। मुख्यमंत्री विपक्ष से सत्र चलाने के लिए सहयोग करने की बात करते हैं। हर बार की तरह आज भी उन्होंने ये बात कही। इसके बाद उम्मीद की जाती है कि विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चलेगा और जनता के मुद्दों को विपक्ष सदन में उठाएगा। लेकिन आज से शुरू हुए यूपी विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत कुछ अलग ढंग से हुई। यूपी विधानसभा में आज नैतिकता का अस्थि कलश दिखा, यानी समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा हाथ में अस्थि कलश लेकर आए, जिस पर लिखा था नैतिकता का अस्थि कलश। यूपी विधानसभा में आज जंजीरें और बेड़ियां भी दिखी। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान खुद को जंजीरों और बेड़ियों में जकड़कर पहुंचे थे। पहले ही दिन विधानसभा के अंदर और बाहर जिस तरह की तस्वीरें नजर आई,
उससे साफ है कि 5 मार्च तक चलने वाला बजट सत्र यूपी सरकार के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। बजट सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ के यात्रियों के साथ 2 हादसे हो चुके हैं और कुंभ के जरिए ही विपक्ष योगी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक है और हर दिन सरकार पर सवाल उठा रहा है। बजट सत्र के पहले दिन उसने अपने आक्रामक इरादों का ट्रेलर दिखा दिया है। यूपी विधानसभा यानी उसको मौलवी बनाना दिन का ये पहला ट्रेलर है। ट्रेलर की ये दूसरी तस्वीर है। अभी आएंगे आप। और इसी ट्रेलर की ये तीसरी तस्वीर। और समाजवादी पार्टी योगी सरकार से जवाब चाहती है। जवाब कुंभ पर, जवाब भगदड़ में हुई मौतों पर, जवाब अव्यवस्था पर और जवाब योगी सरकार के दावों पर। बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में बहुत कुछ बदला हुआ था, लेकिन इस बदलाव में बवाल छिपा था। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध का पहला ट्रेलर तो विधानसभा के बाहर ही दिखा दिया, जब एसपी एमएलसी आशुतोष सिन्हा नैतिकता का अस्थि कलश लेकर पहुंचे। जिस तरह से लगातार सरकार ने कुंभ के बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन जो लोग मर गए उसके आंकड़े को सरकार छुपाने का काम कर रही है। इससे साबित होता है कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। उस मरी हुई नैतिकता का अस्थि कलश हम लोग लेकर आए हैं और इसे यहाँ पर विसर्जित करने का काम करेंगे। आज यूपी विधानसभा में बाहर से लेकर अंदर तक अलग अलग आवाजें गूंजी। कुंभ के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने अमेरिका से लौटे उन भारतीयों की आवाज भी उठाई जिन्हें बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया था। आज खुद एसपी विधायक जंजीरें और बेड़ियों में जकड़े थे। बेशक हिंदुस्तान में आने के बाद में तस्वीरों को दबा दिया गया, खींची नहीं गई, लेकिन सबने देखा कि किस तरीके से भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर दूसरे देश का विमान लेकर आया। और जो लोग कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है, किस तरह का डंका आपका है? किसी भी सत्र के शुरू होने से पहले सरकार सदन के साथियों से सहयोग मांगती है। आज योगी आदित्यनाथ ने भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाना सबकी जिम्मेदारी है, सब सहयोग करें। लेकिन मुख्यमंत्री को भी पता था कि विपक्ष इस बार धार लगाए बैठा है। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। ये कह रहे हैं महाकुंभ और शो ये कर रहे हैं इवेंट के थ्रू अपने पैसे की ताकत से। कुंभ पहले नहीं होता था। बीजेपी के लोग ये प्रचार कर रहे हैं कुंभ तो अभी शुरू किया, इन्होंने शुरू किया है। सदन के अंदर भी तस्वीर नहीं बदली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि राज्यपाल महज 8.5 मिनट अभिभाषण पढ़कर लौट गए, जबकि उनका अभिभाषण 59 मिनट का था। जिस प्रकार से महामहिम जी को अपना भाषण इन लोगों के हंगामे के कारण बीच में रोकना पड़ा, आज शर्म भी शर्मा जाए, लेकिन सफाई अगर नहीं शर्मा रहे हैं तो जनता उनको सबक सिखाए। समाजवादी पार्टी महाकुंभ को लेकर योगी सरकार को जमकर घेर रही है, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी, जिस पर आज मुख्यमंत्री ने भी सदन के अंदर ही जवाब दिया। बात दोहरे चरित्र से होते हुए ढोंग तक पहुंच गई। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते। ये तस्वीरें, ये वार पलटवार, ये तेवर संकेत है उस सियासी युद्ध का जो 5 मार्च तक चलने वाला है। विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाने की बात कर रहा है और सरकार कह रही है कि हंगामा नहीं, चर्चा करो। महाकुंभ को लेकर हो रही सियासत दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होते हुए अब पश्चिम बंगाल तक जा पहुंची है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुंभ पर एक विवादित बयान देकर सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया।
ममता बनर्जी के बयान को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে। जिन्होंने सदैव अपमान अपशब्द की भाषा बोली, वो जब ये बोलते हैं तो मैं पुनः कहता हूं, वो अपनी राजनीतिक संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, मृतकों के साथ संवेदना नहीं देख। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर, उनकी आस्थाओं पर गहरा कुठाराघात है। महाकुंभ नहीं, वो कुंभ है। किसी शास्त्र में, किसी धर्म ग्रंथ में महाकुंभ का जिक्र नहीं, शास्त्रों का। ये शास्त्रों का भी अपमान करते हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर ये स्पष्ट कर दिया कि उनके रग रग में हिंदुओं के प्रति और सनातन के प्रति नफरत है। भारत की बात की फोकस से देखें तो यूपी विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और जिस तरह से दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेर रही हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि इस बार हर दिन विधानसभा में बड़ा सियासी घमासान होना तय है। तुमको उतारो नहीं, उतारो उनको, उतारो नहीं यार, कर सकते हैं। क्या हुआ? नहीं गेट खोल रहा है, क्या बोल रहा है? कैसे जाएंगे हम लोग पुणे? टिकट भी 2.5 महीना पहले बनवाए थे हम लोग। सवेरे से बैठा हूँ एक ही जगह पे, ना बाथरूम जाने को मिल रहा है, ना पेशाब करने को। ऐसा करती है ट्रेन के अंदर भी। जरा वो वीडियो बनाओ अंदर का। मशहूर उर्दू शायर वसीम बरेलवी का शेर है कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। कुछ ऐसी ही कहानी कुंभ के मेले तक पहुंचने वाले हर शख्स की है जो भीड़ का हिस्सा बनकर डुबकी लगाने जाना चाहते हैं, लेकिन इस कोशिश में भी है कि उन्हें चलने के लिए रास्ता मिल जाए, ट्रेन में बैठने के लिए एक अदद सीट मिल जाए और बैठने के लिए ना सही तो खड़े होने के लिए 2 कदम भर जगह मिल जाए। लेकिन यकीन मानिए, कुंभ को खत्म होने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं और यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कोने कोने से ट्रेन और सड़क के रास्ते आ रही भीड़ इतनी भयानक है कि ना तो रेलगाड़ी में तिल रखने की जगह है और ना ही हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार भरने की। और ये हाल तब है जब अभी आखिरी स्नान यानी 26 फरवरी को शिवरात्रि के दिन स्नान बाकी है। कुंभ खत्म होने से पहले आखिरी वीकेंड यानी शनिवार रविवार बाकी है। यूं समझ लीजिए कि अभी कुंभ को लेकर असली परीक्षा बाकी है। कहाँ जाना? कुंभ जाना। हाँ मैडम हटिए ना, हटिए, हवा लगने नहीं देना उनको। अरे भाई बंद करो यार, और गर्मी हो रहा है, पागल हो क्या तुम लोग? हाँ एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। खचाखच भरे AC3 के डिब्बे में एक महिला बेहोशी की हालत में दिखाई दे रही है, जिसे होश में लाने के लिए पंखे से हवा की जा रही है। पागल हो गए हम पागल हो गए। अरे भाई तुमको उतारो नहीं, उतारो उनको। चक्कर आ गया। तुम्हें चक्कर आ रहा है? अरे निकाल कर ले जाओ, फॉरेस्ट में क्या बैठा है वो लोग? मारबो करेंगे। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग फतुआ से आ रहे हैं, मन खराब चक्कर देने के लिए। हाँ AC बंद, AC शीशा वहीं पर टूट गया, सब लोग अखलाए लगे। जाना प्रयागराज है। आधी कहानी तो आप इनकी बात सुनकर समझ गए होंगे और इससे आगे की कहानी हम आपको बता देते हैं। AC3 के हालात जनरल डिब्बे से भी खराब हैं, क्योंकि सबको किसी भी हाल में प्रयागराज पहुंचना है। संगम पहुंचकर डुबकी लगानी है, फिर चाहे संगम पहुंचते पहुंचते हर सांस पर ही संकट क्यों न पैदा हो जाए।
एसी ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म पर हैं, वो ट्रेन के भीतर दाखिल नहीं हो पा रहे और जो स्टेशन के बाहर खड़े हैं, वो प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पा रहे और भीड़ को संभालने वाला पूरा तंत्र इतना असहाय और बेबस नजर आ रहा है कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा। पुअर व्यवस्था है, महापुअर व्यवस्था है, महापुअर व्यवस्था है। इतना भीड़, ठेलम ठेली, मारा पीटी सब हो रहा है। कोई व्यवस्था अच्छा नहीं है, एकदम बेबर्बाद व्यवस्था है। कोई गेट नहीं खोल रहा है, कोई जाने नहीं दे रहा है अंदर। इतना परेशानी हो रहा है, सुविधा हो रहा है। विधायक आके नहीं देख रहे पोजीशन को, और जब कुछ मांगने होता है तो हाथ जोड़ के क्या पोजीशन है, आदमी मर रहे हैं। धकेल दिया हम लोग पूरा आदमी का, जबकि 2 आदमी का हम लोग टिकट कटा हुआ है। मेरा टिकट जो हुआ क्या क्या करना चाहिए, पैसा रेलवे को वापस करना चाहिए। भीड़ का विज्ञान समझ पाना तो चुनौती साबित हो रहा है। तो चलिए कुंभ की उमड़ती घुमड़ती इस भीड़ के मनोविज्ञान को समझाने वाली अगली तस्वीर दिखाते हैं, जो बिहार के नवादा से आई है। केडी नहीं खोल रहा है, गेट लॉक है, कब से परेशान है, सीधे ट्यूशन किए हुए हैं, खोल ही नहीं रहा है कोई। बाहर जनता सामान लेकर खड़ी है, लेकिन अंदर मौजूद लोग ट्रेन का गेट खोलने को तैयार नहीं है। पुलिस कर्मी आते हैं, गाली गलौज होती है, लेकिन ट्रेन का गेट नहीं खुलता। गेट बंद किया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दिक्कत हो रहा है कि नहीं सीट है और नहीं गेट खुल रहा है। और इसकी कीमत कौन चुकाता है? ऐसे नागरिक जो नियम कानून का पालन करते हुए पहले ही टिकट कटा चुके हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने से ट्रेन गुजर गई और वो रोते रह गए। कैसे जाएंगे हम लोग पुणे? टिकट भी 2.5 महीना पहले बनवाए थे हम लोग। क्या परेशानी, टिकट आपने बनाया था, देखिए ये दिखा रही है, गेट ही खोला नहीं किसी ने, दरवाजा खोला नहीं किसी ने, उनका बाप का ट्रेन है क्या? चली गई ट्रेन, तब हम कैसे जाएंगे? पूना जाना है, महाराष्ट्र में मेरी बच्ची आवेदा कॉलेज में पढ़ती है, इसको एग्जाम देना है 12वीं का। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि इनकी बेटी की परीक्षा का क्या होगा, ये पुणे कैसे पहुंचेंगी। कोई भी नहीं, कोई काम का नहीं है ये सब चीज। मेरा पूरा लाइफ खराब हो गया, एग्जाम चालू है मेरा। पर अगर किसी को कुछ पता है तो ये कि कुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाना है। वरना बताइए, अगर डुबकी लगाने की होड़ ना होती तो लोग इस तरह से जान दांव पर लगाकर बेहद गैर जिम्मेदाराना बर्ताव का प्रदर्शन क्यों कर रहे होते? ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने का ऐलान हुआ तो यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी के नीचे से रेंग कर जाने लगे। सामने ट्रेन आ रही है, लेकिन आस्था का उन्माद इस कदर हावी है कि किसी बात की कोई परवाह नहीं है। हम लोग श्री राम के भक्त हैं, कभी भी मरने का के लिए तैयार हैं। आस्था पर हमारा पूर्ण विश्वास है, इसलिए जा रहे हैं कुंभ स्नान करने के लिए। महाकुंभ का फिर मौका मिलेगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो मौत के दिन लिखा हुआ है ये जहिया जाए, लेकिन धर्म के नाम पर मरेंगे तो फिर पुनः हमको आस्था मिलेगा। टिकट उकट हुआ है? टिकट कुछ कटाने का मौका नहीं मिल रहा है। श्री राम टिकट है। श्री राम टिकट। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है। प्रयागराज से होकर दिल्ली जाने वाली कामाख्या एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची तो हालात ऐसे हो गए कि मानो बस ये अंतिम मौका है, इसमें नहीं चढ़े तो फिर कभी प्रयागराज पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए ट्रेन के गेट की लक्ष्मण रेखा को लांघने के लिए हर कोई शरीर में मौजूद पूरी ताकत के साथ जोर लगा रहा है। गिर जाएगी, नहीं चल पाएगी, गिर जाओगी, कहाँ चढ़ेगी? एक महिला है जो गेट पर लटकी हुई है और पुलिस कोशिश कर रही है कि अंदर से जिनको उतरना है उनको पहले निकाल सके और उसके बाद जो जगह थोड़ी बहुत बचती है उसमें बाकी लोग जा सके। और ये जद्दोजहद है, हर दिन की यही तस्वीर है। कहाँ जाना है? प्रयागराज। कोई ट्रेन छूटी भी है? हाँ, 2-3 छूट गया है। 3 ट्रेन छूट चुकी है। इसमें चढ़ पाएंगी?
देखिए कहाँ चढ़ पाएगा मैडम, कहाँ चढ़ पाएगा? ट्रेन में कैसे चढ़ पाएंगे ये बताइए। ट्रेन में चलते चलते चलेंगे, क्या करेंगे? कैसे भी जाना है बस। हाँ, जोश देख रहे हैं आप, चाहे कुछ हो जाए संगम तो जाकर रहेंगे। जनरल डिब्बे से लेकर स्लीपर और एसी डिब्बे में नहीं घुस पाए तो क्या हुआ, पेंट्री कार में ही घुस जाएंगे। ये पेंट्री कार में लोग घुस रहे हैं, दिखाइए जरा, ये पेंट्री कार में लोग घुस रहे हैं, पेंट्री कार में लोग घुस रहे हैं। ये स्थिति है, और घुसने के बाद ये गेट बंद कर दिया है लोग। पुलिस लाठी के बल पर भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। अब ये आपको मैं एसी बोगी की तस्वीर दिखा रही। ये देखिए, गेट पर खड़े रहने में भी कितनी मुश्किल हो रही है, ये आप समझ सकते हैं। आप ये डंडा वंडा लेकर चढ़ा पाएंगे? क्या कर रहिएगा, मजबूरी है, चढ़ रहा है लोग। इन लोगों को कहाँ जाना, आप लोगों को कहाँ जाना है? प्रयागराज करने पाप धोने जा रहे हैं। आप धोने कहाँ, प्रयागराज ही जाएंगे? यहाँ पे कोई बैठने लायक नहीं है, सीट एकलौती है ही नहीं, रिजर्वेशन का भी सीट नहीं मिल रहा हम लोग को। टिकट होने के बाद यहाँ पे लोग चढ़ नहीं पा रहे, इतना ज्यादा भीड़ रह रहा है। पुलिस कितना साथ देगा, लोग पागल हो गए जाने के लिए। आप भी नहीं चढ़ पाई ना ट्रेन में? हम अंदर घुस गए थे और ठेल दिए बाहर। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। और इस बीच सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक गंगा यमुना दोनों ही नदियों का पानी स्नान करने के लायक नहीं है। सीपीसीबी ने 9 जनवरी से 21 जनवरी के बीच कुल 73 जगहों के सैंपल इकट्ठा किए थे। ज्यादातर जगह पर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया यानी मलमूत्र वाली गंदगी ज्यादा मिली है। लेकिन कुंभ में डुबकी लगाने को लेकर देश के लोगों के मन में जो आस्था है, उसमें ये चीजें बहुत पीछे छूट जाती हैं। सवाल ये है कि क्या डुबकी लगाने की ये होड़ 144 साल बाद महासंयोग वाले संदेश के बाद बनी है? हर किसी के मन में महासंयोग में एक बार पुण्य कमा लेने की लालसा हावी हो गई है। ये हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हमें कोई प्रदूषित नहीं लग रहा है। एकदम पवित्र जल है, और इससे और क्या चाहिए? गंगा माँ से तो पवित्र और कौन है? बहुत सुंदर है, अच्छा है। हम नहा के अभी आए, उससे गंदगी कुछ भी नहीं है उसमें। ये तो क्या है कि अफवाह उड़ाने वाले अफवाह करते हैं, लेकिन गंगा जल बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चंद सेकंड्स के भीतर आपने जो कुछ सुना, वो ही भीड़ का मनोविज्ञान है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डुबकी लगाने वाला पानी कितना साफ है या कितना गंदा। दरअसल एनजीटी में एक रिपोर्ट सीपीसीबी की तरफ से दी गई, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जिस जल में लाखों की संख्या में लोग इस वक्त स्नान कर रहे हैं, स्नान हो चुका है, ये जो जल है ये गुणवत्ता में परिपूर्ण नहीं है। इसमें कहा गया है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा इसकी थी, जो कि स्नान के लायक भी से नहीं छोड़ती। इसके अलावा फेकल कॉलीफॉर्म का स्तर बहुत ज़्यादा पाया गया, जो सीधे इशारा करता है कि जो मल है बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं प्रयागराज में बनाए गए हैं, दावा किया गया कि साफ़ सफाई रखी गई है, उन पर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो गंगा जी है, त्रिवेणी संगम है, हम उसमें आस्था रखते हैं। जो भी है ये हमारी माता है, हम माता समान मानते हैं, और हम इसे माता की तरह ही पूछते हैं। हम आस्था के ही महात्म से हम यहाँ आए हैं कुंभ स्नान करने के लिए, और गंगा मैया यमुना मैया को आप बोलेंगे कि ये गलत है तो हम उसको नहीं मानेंगे। भीड़ का वो मनोविज्ञान जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घाट तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का और आस्था का सैलाब चल रहा है, और जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप देखिए तस्वीर, पैर रखने की जगह नहीं है, तिल भर जगह आपको दिखेगी नहीं, और उत्साह लोगों का चरम पर है। महाकुंभ में केवल 9 दिनों का अब वक्त बाकी है, और समापन की तरफ जब ये आध्यात्म की धारा चल रही है, तो जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं का सैलाब है, उसका कोई और छोर नहीं है। बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया साहब। आनंद आनंद अति आनंद। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें मंगलवार सुबह की हैं, और आप देख रहे हैं कि भीड़ का रेला पूरे जोश के साथ कैसे संगम घाट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है।
आज 37वें दिन में अब तक 1 करोड़ करते करीब श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। संगम जाने वाले हर रास्ते इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे पड़े हुए हैं और अगर आज के 1 करोड़ की संख्या को जोड़ लिया जाए तो प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कुंभ मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट पर क्या हालात हैं, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अवधेश मिश्र। चारों तरफ केवल गाड़ियों की लंबी लाइन ही नजर आ रही है। लोग लंबे लंबे जाम में फंसे हुए हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों को बता दिया गया है कि भीड़ ज़्यादा है, इसलिए आपको पैदल जाना पड़ेगा और पैदल लोग चल रहे हैं और जाम का जाम पूरे शहर में बना हुआ है। तो ये पूरी स्थिति आप देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और किसी को जाने का रास्ता मिल नहीं रहा है। और आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें सोमवार शाम की हैं, जब प्रयागराज शहर की जाम की वजह से सांस फूल रही थी। प्रयागराज के 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में बार बार ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का ताकत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और इतने लोग हैं आराम से अपने आप प्रशासन तरीके से अपने आप अपने डुबकी लगा रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। आज मेरी सबसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ना मजा आया, वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन 8 दिनों के भीतर कुंभ पहुंचकर डुबकी लगा लेना चाहता है। हमने इस सवाल का जवाब जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर लोगों के बीच इस तरह की होड़ क्यों मची है, कि ये आखिरी कुंभ है। ये जो भ्रांति फैलाई गई 144 साल के बाद एक कुंभ आया है, ये बिल्कुल निराधार है। 144 साल के बाद एक योग जरूर आया है, वो 143 साल के बाद आया हकीकत में। 1883 में एक कुंभ आया था जिसमें ये जो मौनी अमावस्या का जो स्नान था वो लगभग शायद 7 फरवरी 1883 का बैठ रहा है। उसमें ये योग था जो वर्तमान में योग बना है, इसलिए ये ज्योतिषीय गणना के आधार पर तो ठीक है, लेकिन ये जो भ्रांति फैलाएगी समाज में, कुंभ ही 144 साल में, कुंभ तो हर 12 साल में आता है। प्रयाग में 2013 में भी कुंभ था, 2001 में भी था, तो ये कहीं न कहीं कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर 12 गुणे 12 कर करके आप 144 का आधार बता रहे हैं तो हर एक कुंभ को आप जोड़ेंगे तो 144 का परिमाण आप ला सकते हैं। ए तदर्थ यह कहना कि यही कुंभ 144 वर्ष बाद लगा है, यह उचित नहीं है। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो 144 साल के बाद, जैसे 1881 की बात आती है, इसके पहले भी, यानी कहा जा सकता है कि 1 या 1.5 दशक में यहाँ से लेकर के 1 शताब्दी से 2 शताब्दी के बीच में इस प्रकार के योग से बंद रहते हैं। पूर्ण कुंभ का मेला हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने पर महाकुंभ होता है और 144 साल बाद महाकुंभ का दावा कोई नया नहीं है। इससे पहले भी 1989, 2001 और 2013 में भी ऐसे ही दावे किए गए थे। सीएजी की रिपोर्ट में 2013 के कुंभ को भी सालों में एक बार होने वाला महाकुंभ बताया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2013 के कुंभ पर की गई रिसर्च में 2001 के महाकुंभ को 144 सालों बाद होने वाला बताया गया था और अब 2025 के महाकुंभ के बारे में यही दावा किया गया है। लेकिन यकीन मानिए, जो कुछ हो रहा है वो तो सिर्फ एक वानगी है, क्योंकि कुंभ में अभी 8 दिन बाकी है, आखिरी वीकेंड बाकी है। अगर सामान्य दिनों में यह हाल है तो सोचिए कुंभ खत्म होने के पहले जो आखिरी शनिवार और रविवार होगा, उस वक्त भीड़ की क्या स्थिति होगी। महादेव, बहुत दिल्ली से है, बहुत दूर से, इतनी भीड़ है, क्या ही बताया जाए। तस्वीर दिखा देते हैं। आप देखिए ये जो संगम की तरफ रास्ता जा रहा है, आप देखिए किस तरीके से जो पूरा ये संगम का क्षेत्र है ये भरा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और 24 घंटे स्नान का क्रम जो है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है और इस स्नान के क्रम में आस्था की अपनी अलग तस्वीरें हैं और हर कोई यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती के जल में डूबकर अपने पुण्य को बढ़ा लेना चाहता है। इसी के साथ भारत की बात में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।